पहली हेडिंग हमारी किस चीज की है अब्दुल रहीम साहब? इससे पहले हेडिंग किस चीज की थी? बैकग्राउंड की थी। सही है। अब ये पहली हेडिंग हमारी हो गई। अच्छा, पोर्टल देख लिया सबने? पोर्टल देखा है? कोशिश करनी है सबने पोर्टल एक बार देख ले, बिकॉज पोर्टल में आपके पास जितने भी लेक्चर होंगे वो सीजन और एपिसोड वाइज होंगे। तो इससे फायदा ये होगा आपको कि 3 घंटे के लेक्चर में आपको बैठ के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है या ये वाली ड्राफ्टिंग देखनी है। ऐसा नहीं होगा। पोर्टल किस तरीके से होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक आइजा के 6 टॉपिक्स हैं और 40 सवाल हमने करे हैं, तो वो 6 टॉपिक्स की अलग हेडिंग्स आ रही होंगी, उन सवालों की अलग ड्राफ्टिंग आ रही होगी। अगर कोई लॉजिक या लिंकिंग होगी, फाइनल का सवाल होगा, वो अलग अलग एपिसोड्स आपके पास आ रही होंगे, ताकि आपका टाइम सेव हो। पेपर से पहले रिवीजन करते हुए अगर आपको लगता है यार ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता था, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप फौरन से उस लेक्चर में चले जाएंगे। क्या यहाँ तक बात? तो पोर्टल आप लाजमी देख लीजिएगा, बिकॉज वो बड़ी मेहनत से बनता है। अच्छा जी। और इसमें एक ऑडिट सॉफ्टवेयर भी है, उसको भी लाजमी देखना है। हमारे पास ऑडिट के कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं जब स्टार्ट करता हूँ, सही। और ये जो अभी डायग्राम बना रहा हूं, ये पहली क्लास में डायग्राम बन रही है, और यही डायग्राम आखिरी क्लास में तक बन रही होगी। आखिरी क्लास तक बन रही होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? हमारी जो ऑडिट है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, सही है। पहला एलिमेंट है 3 पार्टी ये मेरा पहला एलिमेंट है, सही है। इसमें हमारे पास एक अदद आ जाता है शेयर होल्डर। नोट किसी ने नहीं करना है। एक अदद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट, और एक अदद मेरे पास आ जाता है ऑडिटर। ये 3 लोग हमारी ऑडिट की दुनिया में। कितने लोग हैं? 3 लोग। एक शेयर होल्डर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा ऑडिटर। क्या यहां तक बात समझ आती है सबको? थ्री पार्टी रिलेशनशिप के बाद हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अगला एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट कौन सा? दूसरा एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा जो मेरे पास एलिमेंट है वो है आईएफ, जो आप मेरे भाई FR2 वाली बात कर रहे थे। नोट नहीं करना है, सुनना है अभी सबने बैठ के। यार इसको लॉक कर दोगे? तीसरा जो मेरे पास एलिमेंट है वो कौन सा है? वो IFRS है, सही है। अच्छा, चौथा जो मेरे पास एलिमेंट है वो है ऑडिट एविडेंस। चौथा मेरे पास जो एलिमेंट है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? ऑडिट एविडेंस है। और पांचवा मेरे पास जो एलिमेंट है वो है रिपोर्ट / ओपिनियन। मेरी ऑडिट की दुनिया के 5 एलिमेंट्स हैं। अगर ये 5 एलिमेंट आपको समझ आ जाएंगे तो आप यूँ समझ लें कि 60 से 70% कोर्स आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ याद करने वाला है, इसमें कुछ बताने वाला है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात करता हूँ। 3 लोग हैं, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। फाइनेंशियल पता है क्या होता है? IFRS पता है क्या होता है? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, और रिपोर्ट और तो ये एक चीज है, सही है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना। और कोशिश आपने ये करनी है कि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें जॉट डाउन करनी है उल्टे हाथ पे, और आपने उन चीजों को सीधे हाथ से लिंक करना है। उन एलिमेंट से आपने क्या करना है? लिंक करना। तो यहाँ मैंने कुछ चीजें जॉट डाउन करनी है आपके साथ, और वहां जाके तो ये बोर्ड भी भर जाएगा, ये बोर्ड भी भर जाएगा, और आपने एट द एंड बस काम क्या करना है मेरे भाई? उससे आपने लिंक करना है। डन हो गया? अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। कंपनीज एक्ट कब आया था? 2000। उससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 19। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1900, जो अंग्रेजों ने किसी जमाने में बनाया। तो इसका मतलब है 18th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में कंपनी तो थी नहीं। तो फिर था क्या? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास 19th सेंचुरी वगैरह में आया, सही है। तो इसका मतलब इससे पहले तो कंपनी, तो इससे पहले होता क्या था, इससे पहले होता क्या था, एक एक फार्मर है वो खेती बाड़ी करता था है, और एक फिशरमैन होता था वो बैठ के किमाड़ी वगैरह जाता था, मछलियां पकड़ता था, और एक बंदा कोई है क्या कहता है मार्केट से सामान वगैरह खरीदा, एक ठेला लगाया और बेच दिया। इस तरीके से काम आपको, अगर आपको पता हो पहले तो इसी तरीके से काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कंपनी का कोई वजूद था ही नहीं। तो इसका मतलब ये था कि मैं अगर बैठ के एक ठेला लगाऊं और मैं ही 18 घंटे उस ठेले पे बैठा हुआ हूँ, और मैं ही पैसे ले रहा हूँ, और मैं ही पैसे दे रहा हूँ, और मैं ही माल खरीद रहा हूँ, मैं ही माल बेच रहा हूँ, और मैं ही आगे लेट से सैलरी वगैरह दे रहा हूँ या सारे खर्चे निकाल रहा हूँ, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मैं पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं क्यों ऑडिट करवाऊं, मैं अपना ही ऑडिट करवाऊं? नहीं, मैं जरूरत क्यों जरूरत नहीं है, मतलब मैं क्यों किसी को बोलूं यार मुझे बता मैंने फ्रॉड किया है कि नहीं, फिर ऐसा तो यार सेंस नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब है तभी तो कंपनीज एक्ट जो अंग्रेजों वाला था वो तो 1913 में आया था, तो इससे पहले तो कंपनी का वजूद नॉर्मली था ही नहीं। फिर हुआ क्या, फिर हुआ कुछ इस तरीके से कि वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। कंपनी बनना स्टार्ट हुई, क्या बनना स्टार्ट हुई, अगर आपने कंपनी में थोड़ा सा पढ़ा हो तो कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, सही है। जब कंपनी को रजिस्टर करवाते हो तो फिर उसके बाद डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, फिर डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। क्या शेयर होल्डर डेली बेसिस पे कंपनी से पूछता है कि हाँ भाई कितना प्रॉफिट बना, नहीं तो साल के एंड में हम उसके लिए एक मीटिंग रख लेते हैं, इसका नाम क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और उसका एक एजेंडा होता है, 4 एजेंडा होते हैं लेकिन 4 में से एक एजेंडा होता है टू अप्रूव दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना कमाया, इतना डिविडेंड आपको देना चाह रहे हैं, बताएं परफॉर्मेंस से खुश है, नहीं है खुश है तो बताएं, डायरेक्टर का इलेक्शन भी करवा देते हैं। कुछ याद आ रहे हैं वो 3-4 रेजोल्यूशन वगैरह हम पास करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का वजूद आया, कंपनी बनाने वाला कौन, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सही है। कंपनी बनाने वाला कौन, शेयर होल्डर, सही। तो शेयर होल्डर ने एक कंपनी, और तभी अगर आपने पढ़ा हो कि भाई कि बनाने वाला नेचुरल पर्सन होगा, लेकिन जो चीज उसने बनाई है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो तो लीगल पर्सन है, वो तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, सही है। और ये वो चीज हो गई कि जहां आपने कंपनी बना दी, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, मैं बैंकरप्ट नहीं हो सकता, मेरे बैंकरप्ट होने से कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती, और कंपनी के बैंकरप्ट होने से मैं बैंक, अगर कंपनी आपके पैसे खा जाती है कंपनी से मांगो, मुझसे ना मांगो, ये एक वॉल लग जाती है बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द कंपनी, थोड़ा बहुत हमें अगर आइडिया हो, सही है। अच्छा, तो ये जो साहब थे शेयर होल्डर्स, इन्होंने एक कंपनी बनाई, स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सही। और कंपनी जब बनाई तो इन्होंने यहाँ पे किसको अपॉइंट किया, डायरेक्टर, इसको फर्स्ट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर, सही है। डायरेक्टर अपॉइंट किया, डायरेक्टर ने किसको अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सीएफओ वगैरह को अपॉइंट किया, नीचे पूरी टीम बनी, सही। कंपनी जब बनी तो कुछ पैसा लगाया होगा, ठीक है, कितना पैसा लगा होगा, लेट से शेयर कैपिटल है, लेट से शेयर कैपिटल है 100 रुपए, कितना पैसा लगाया, शेयर ने कंपनी बनाई, 100 रुपए लगा कि भाई 100 रुपए दे रहा हूँ कंपनी बनाओ, इस 100 रुपए को साल के एंड में 110, 115, 100 रुपए से इक्विटी 115 पे कब जाएगी, 15 का प्रॉफिट होगा, और जब 15 का प्रॉफिट होगा तो फिर डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब ये जब कंपनी बनाई गई तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखी, सबसे पहली चीज क्या आएगी, रेवेन्यू, ठीक हो क्या, कितने रुपए का, 200 रुपए का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा होगा, जबरदस्त मेरे बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने का, 180 का। इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, चले लिख देते हैं, कितने का, 20 रुपए का। उसके बाद मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, सही है। मैं कुछ एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने रुपए का, 40 रुपए का, लेट्स से, ठीक है। मैं एक और एक्सपेंस आपके सामने लिखता हूँ,
बैड डेट एक्सपेंस, सही है, कितने रुपए का? 20 रुपए का। मैं आपके सामने वो इन्वेंट्री की एक प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री मुझे ऑब्सोलीट हो गई थी, याद आ रहा है? कितने का? 30 रुपए। प्यारे बच्चों, लॉस आ गया, लॉस आ गया, कितने का लॉस आ गया? 70 रुपए का। 70 रुपए का लॉस का मतलब क्या है? शेयर होल्डर के 100 रुपए को आप कितने पे लेकर आते हैं? 70 रुपए पे नहीं, 20 रुपए पे। ये लॉस जाके इक्विटी के नीचे आएगा प्यारे बच्चों, तो आप 100 रुपए को कितने पे लेकर आ गए? 30 रुपए। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या हो जाएगा भाई? शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा। जब शेयर होल्डर आपका नाराज, मेरी बात सुनिएगा, जब शेयर होल्डर आपका नाराज हो जाएगा तो वो करेगा क्या? वो डायरेक्टर को फारिग करेगा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। शेयर होल्डर के पास तो राइट है कि वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, सही है, तो डायरेक्टर को रिमूव करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव को ये डर लग रहा हो चलो डायरेक्टर नहीं भी मिले हुए, तो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं 3/4 रेजोल्यूशन पास करके। तो उसको अलग डर लग रहा होगा जी, मैं क्या कहते हैं, फाइल। अब वो करेगा क्यों? सुनिएगा मेरी बात, अब वो करेगा क्यों? वो कहता है यार आओ गेम खेलते हैं, सही है। क्या ये पूरा साल मेरे पास मौजूद था? नहीं, ये पूरा साल तो ये तो अलग बंदा बैठा हुआ है, ये तो पूरा साल मेरे पास मौजूद ही नहीं है, सही है। आओ एक काम करते हैं, रेवेन्यू को 300 रुपए कर देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ चुका है, जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने अभी तक डिलीवर वो कर दूंगा ना, तो आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेता हूं। और ये कौन सा साल है? ये कौन से साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं? ये बन रहे हैं 31 दिसंबर 2022 के। तो पीएनएल जो आपका बनना है वो क्या? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 जो एडिशनल 100 रुपए है, क्या इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है? नहीं सर, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई नहीं भी। लेकिन उसने सीएफओ ने, सीओ ने, डायरेक्टर ने क्या करा? रेवेन्यू कितने का दिखा दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स 180। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 120 रुपए का। फिर इसने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है 5 साल यूजफुल लाइफ पर। यूजफुल लाइफ उसने कौन सा आके चेक करना है? तो मतलब अगर मैं 5 साल से 10 साल करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40 रुपए से जबरदस्त मेरे बच्चे। इसने कहा ये बैड डेट एक्सपेंस, एक कस्टमर है पैसे दे नहीं रहा, पैसे नहीं दे रहा, इसको क्या पता होगा डायरेक्टर्स को कि पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये काम करता हूँ, इस बैड डेट एक्सपेंस को 20 रुपए से 10 रुपए पे लेके आ जाता। एस्टिमेट्स ही है ना, जजमेंट ही है ना। अच्छा, और ये जो इन्वेंट्री है ये बिक नहीं रही यार, मेरे पास कुछ इन्वेंट्री, कुछ मसला हो गया था। डायरेक्टर वेयर हाउस में तो नहीं आएगा, शेयर होल्डर वेयर हाउस में तो नहीं आएंगे, तो एक काम करता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ। कितने पे लेके आ जाता हूँ? 10 रुपए। प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं कितने का प्रॉफिट आ गया? 80 का प्रॉफिट आ गया। 70 के लॉस से कहाँ चला गया? 80 रुपए के प्रॉफिट में चला गया। मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता सुनिएगा, 80 रुपए के प्रॉफिट। और मैंने एक अकाउंट्स बना के शेयर होल्डर को एजीएम में प्रेजेंट कर दिया, और शेयर होल्डर ने कहा यार वाह, क्या 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 परफॉर्मेंस है जी, डायरेक्टर को हम बोनस देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को बोनस देते हैं, सही है। और डायरेक्टर ने कहा जी हम भी आपको डिविडेंड देते हैं ना, ठीक है, आप डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड वगैरह पास होता रहा, सब कुछ होता रहा, ठीक है। तो वाकई में इस कंपनी के पास डिविडेंड का मतलब जो 30 रुपए बचे हैं वही पैसा तो नहीं है ना, ये तो नंबर चेंज किया ना मैंने, पैसा तो नहीं है मेरे पास कंपनी। तो फिर डायरेक्टर ने बोनस वोनस वगैरह पकड़ा, कुछ 6-8 महीने अप्लाई किया, डायरेक्टर भाग गया। डायरेक्टर ने कहा रिजाइन, तो भाई कैजुअल वैकेंसी फिल कर ली थी, सही है, चीजें होती रही। उसके बाद हमें पता चला अबे कंपनी में तो ये तो नंबर्स है ही नहीं। मेरी बात सुनिएगा, कंपनी बनाने वाला कौन? 3 पार्टी रिलेशनशिप में सबसे पहला बंदा कौन होगा? 3 पार्टी रिलेशनशिप में सबसे पहला बंदा कौन होगा? उसने किसको अपॉइंट किया होगा? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट। उसने किसको अपॉइंट किया होगा? मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट हो गए, सही है। अब मुझे बताएं क्या ये नंबर सही है कि गलत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है प्यारे बच्चों?
ऑडिटर की। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं एक लॉजिक एक्सप्लेन करना। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? क्या समझ आ गई क्यों लॉ में ये लिखा हुआ है कि द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर का वर्ड लॉ में ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इसकी लॉजिक ये है कि जो मैनेजमेंट ही अगर अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लेगी तो मैनेजमेंट के काम को तो रिव्यू करवाना है, मैनेजमेंट के काम को ही तो चेक करवाना है। तो इसके लिए भी राइट किसके पास रखा गया है? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो एजीएम में किसको अपॉइंट करेगा? ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अब इस दुनिया में तीसरा बंदा कौन सा आ गया? ऑडिटर। पहला बंदा कौन, दूसरा, तीसरा ऑडिटर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये क्या है? दूसरा एलिमेंट समझ आ रहा है? क्या ये नंबर सही है? मेरी बात सुनिएगा, क्या ये नंबर सही है? क्यों क्यों? जल्दी से जल्दी क्यों? IFRS कौन सा IFRS? IFRS 15 क्या कहता है? When the performance obligations are, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई भी है एडिशनल 100 रुपए की? तो इसका मतलब है मैनेजमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किस बेसिस पे बनेंगे? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किस बेसिस पे बनेंगे प्यारे बच्चों? ये किसी ने, ये इन्वेंट्री का अगर कोई नंबर आ रहा है तो पीछे कोई बेंचमार्क होगा ना, इसके बेसिस पे नंबर आ रहा होगा। ये जो रेवेन्यू का नंबर आ रहा है पीछे कोई ना कोई बेंचमार्क होगा। वो बेंचमार्क क्या है हमारे पास? IFRS। क्या ये तीसरा एलिमेंट समझ आ रहा है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किस बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे? इसके बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे। यहाँ तक क्लियर है सारे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे? ऑडिटर। क्या ये नंबर सही है? क्यों क्यों? IAS 16। क्या ये नंबर सही है? क्यों? क्या ये नंबर सही है? क्यों? तो आप जो सोच रहे हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, तो इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनते हैं। पाकिस्तान में वो फ्रेमवर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों? IFRS है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा, बिल्कुल रेडी रहना सब। डन हो गया। अच्छा, तभी ऑडिटर की रिपोर्ट भी, अच्छा ऑडिटर इसके ऊपर क्यों ऑडिट करेगा? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। सही, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट। तो ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है? कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है? 300 रुपए का। ऑडिटर क्या कहेगा? ऑडिटर कहेगा मुझे 300 रुपए का ब्रेकअप दो और मुझे 300 रुपए का ब्रेकअप दो। ऑडिटर को सैम्पलिंग करेगा और सैम्पलिंग करने के बाद ऑडिटर कहेगा मुझे इसके चले मैं आपसे क्लेम करता हूँ। मैं एक चीज आपसे क्लेम करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने ना 1000 बच्चे पढ़े। सही है? सही। मैंने कितने बच्चे पढ़ाए? आप मेरा वेट करने आते हैं, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर 1000 बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड करें। तो लिस्ट तो मैं आपको बना के दे दूंगा। अगला काम आप क्या करेंगे? अगला काम आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर इस 1000 में से 300 बच्चे मैंने सैंपल सेलेक्ट करे, 300 की मुझे एडमिशन फॉर्म तो दिखाए, इनका CRA नंबर तो दिखाए, इन्होंने आपको फीस पे करी भी है कि नहीं करी, आप ये चीजें तो दिखाएं मुझे। आप मुझे उसका पोर्टल का कॉमन सेंस है कि मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ID वगैरह आप उससे दिखाए, CRN वगैरह दिखाए उसका। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो एग्जैक्टली इसी चीज में मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा 300 रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, मुझे इसका ब्रेकअप दो। ब्रेकअप में मैंने 5-6 सैंपल सेलेक्ट करे, मुझे इसके एग्रीमेंट दिखाओ। एग्रीमेंट देख के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगी? जब गुड्स। तो आप मुझे एविडेंस देके क्या वाकई में गुड्स डिलीवर्ड हुए भी है कि नहीं? अगर गुड्स डिलीवर्ड हो गए तो क्या पैसा रिसीव हुआ भी है कि नहीं? बच्चों कॉमन सेंस है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब एज एन ऑडिटर मैं इन नंबर्स पे क्या ऑब्टेन करूंगा? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? तो मैनेजमेंट ने कितने की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करी है? लेट्स से बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री आ रही है 100 रुपए की, वो एग्जांपल मैनेजमेंट ने कहा 10 रुपए कम में बिकेगी, 90 रुपए रिकॉर्ड कर ली।
आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि इन्वेंट्री कितने की बिकी होगी? इन्वेंट्री एज एट दिसंबर 31, 2022 को 100 रुपए पे आ रही है। एज एट दिसंबर 31, 2022 को कितने पे आ रही है? 100 रुपए। आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि यार इन्वेंट्री 100 की नहीं 70 की बिकी होगी? आप इसकी सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस देख लेंगे। भाई अगर आज मेरे पास ईयर एंड पे एक इन्वेंट्री आ रही है तो सब्सिक्वेंटली बिकी होगी, तो आप जाके चेक कर लेंगे सब्सिक्वेंटली कितने की बिकी है। अगर वाकई में 90 रुपए की बिकी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 70 की बिकी है तो इसका मतलब है प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट आपने सही रिकॉर्ड नहीं किया। कॉमन सेंस है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से ये जो बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है, क्या मतलब है इसका? अगेन अकाउंट रिसीवेबल कितने का आ रहा है? 100 रुपए का। मैनेजमेंट कहती है मुझे 100 रुपए में से कितने रुपए मिल जाएंगे? 90 रुपए मिल जाएंगे। आप कैसे चेक करेंगे कि 90 रुपए मिले कि नहीं मिले? जल्दी जल्दी जल्दी। आप सब्सिक्वेंट क्या चेक करेंगे? आप सब्सिक्वेंट चेक करेंगे कितना पैसा रिसीव हो चुका है। आप बैंक से अगर वाकई में 90 रुपए रिसीव हो गए तो मैनेजमेंट ने ये नंबर, ये इंपेयरमेंट बिल्कुल सही। अगर 90 रुपए रिसीव नहीं हुए, 60 रुपए रिसीव हुए, तो इसका मतलब है बैड डेट एक्सपेंस का नंबर। इसका मतलब है एज एन ऑडिटर मैं क्या ऑब्टेन कर रहा हूँ? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूँ। जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, अगर सारी चीजें ठीक है, एफएस वाकई में सही बने हुए, तो मैं अपनी एक रिपोर्ट दूंगा। किसको रिपोर्ट दूंगा? और उसमें एक ओपिनियन दे दूंगा। क्या ओपिनियन दे दूंगा? इन आवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने होंगे तो मैं कहूंगा इन आवर ओपिनियन दीज एफएस आर। क्यों नहीं बने? रेवेन्यू 200 का रिकॉर्ड होना चाहिए था, 300 का रिकॉर्ड किया हुआ है। बैड डेट एक्सपेंस 30 रुपए का रिकॉर्ड होना चाहिए था। मैं सारे नीचे इम्पैक्ट बताऊंगा। श्योर बोलेगा 100 रुपए का रेवेन्यू भी ज्यादा है, एक्सपेंसेस भी कम है, तो ये प्रॉफिट 100, ये प्रॉफिट 80 का नहीं है, बल्कि तो 70 का लॉस है जो ऑडिटर बताना चाह रहा है मुझे। सही है क्या? यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो जब भी मैं और आप बहस करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई फ्रेमवर्क होगा। वो पाकिस्तान में फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? आईएफआरएस। मैं यूके में था तो यूके गैप के हिसाब से आईएफआरएस बनते थे। मैं इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया के अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे। तो यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है प्यारे बच्चों? 2 मिनट दे रहा हूँ उसको नोट करना। तो एक बैकग्राउंड से हमने 5 एलिमेंट्स को थोड़ा सा समझने की, और वो जो बंदा कह रहा था कैफ 1, कैफ 5, कैफ 7, बिल्कुल सही कह रहा था। सही है। तभी लॉ में ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? तो उधर लॉजिक क्या है कि मैनेजमेंट का अपॉइंट क्यों नहीं लिखा हुआ? ये लॉजिक है प्यारे बच्चों, बिकॉज शेयर होल्डर को एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहिए कि वाकई में एफएस सही बने लेनी है या फिर नहीं बने। में डर हो गया बच्चों यहाँ पे? जी मेरे भाई। कोई ये भी ओपिनियन देना होगा कि गलती हुई है या उन्होंने फ्रॉड किया है, ये बताएगा कि सही है। अगर फ्रॉड का वर्ड आ जाएगा ना तो उसको ऊपर एक स्टैंडर्ड है एज 240, उसमें तो फिर आपने विड्रॉ करना पड़ जाता है। आप ओपिनियन नहीं देते फिर उसमें, तो फिर आप स्ट्रेट क्या करोगे? बताओ ब्लैक हैज कॉल होगा, जेडी नहीं करोगे।